अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बैनुल अक़वामी टाइगर डे के मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को भारत की जंगली शेरों के तहफ़्फ़ुज़ की कामयाब मुहिम की नुमाया मिसाल करार दिया जा रहा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के आगाज़ के बाद मुल्क में शेरों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ। भारत में 3600 से ज़ायद जंगली शेर मौजूद हैं, जो दुनिया की मजमूई जंगली शेरों की आबादी का तकरीबन 75% हैं। कॉर्बेट में शेरों की बढ़ती तादाद ने सयाहत और मुकामी मईशत को फ़रोग़ दिया, ताहम इंसानी व जंगली हयात के तसादुम और कचरे के इंतज़ाम जैसे नए चैलेंजेस भी सामने आए। इसके बाद जब एक पहली जो ग्लोबल टाइगर समिट थी, जो कि रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। हमारा टारगेट था 2010 के बाद कि टाइगर के नंबर को डबल कर दिया जाए, वो भी हमने अचीव किया है। और उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। यहाँ 260 से ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, जो कि घनत्व में भी सबसे ज़्यादा है। जब टाइगर बढ़े तो हमारे चैलेंजेस भी बढ़े हैं, जैसे कि जो बढ़ता पर्यटन है, इसको एक निर्धारित रूप में रखने में, इसको सस्टेनेबल रखने में, इसको हमारा चैलेंज है। इस पर हमको कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं। पर्यटकों के आने के कारण क्षेत्र में जो कूड़ा है उसका प्रबंधन है, वो भी उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमको उसको भी चैलेंज को डील करना है। और साथ में ही क्योंकि घनत्व बढ़ गया है बाघों का, तो इसमें जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस हैं, वो भी यहाँ क्षेत्र में बढ़े हैं। अगर मैं पिछले 20 साल से बात करूं तो टूरिज्म जो है बेसिकली टाइगर बेस्ड टूरिज्म ही कॉर्बेट में अभी तक रहा है। अब थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। जितना डेवलपमेंट अगर मैं कॉर्बेट के आसपास की बात करूं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ टाइगर ओनली, कि टाइगर है यहाँ पर। टाइगर की वजह से सैकड़ों रिजॉर्ट्स यहाँ पर खुल गए हैं, होम स्टे खुल गए हैं, स्थानीय कारोबार जिप्सीज का है, गाइड्स का है, नेचुरलिस्ट का है, नए नए जोन खुल रहे हैं। इट इज़ ओनली कि टाइगर की डेंसिटी है, टाइगर की विजिबिलिटी अच्छी है यहाँ पर। कॉर्बेट में टाइगर अच्छा है। टाइगर बढ़ोतरी होने से यहाँ के लोगों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में, चाहे होटल क्षेत्र में, चाहे होम स्टे क्षेत्र में, गाइड के तौर पे, जिप्सी चालक के रूप में, या आसपास के जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उससे पर्यटन का लाभ उठा रहे हैं। आईटी और एफएमसीजी समेत तकरीबन तमाम शोबों में खरीदारी के रुझान के बाइस घरेलू हसस बाजार में इब्तदाई कारोबार के दौरान ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और बीएसई का सेंसेक्स 700 से ज़ायद पॉइंट्स बढ़ गया। सेंसेक्स 342.15 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 77,423.77 पर खुला। खबर पढ़ने तक ये 740.11 पॉइंट्स यानी कि 0.96% इजाफे के साथ 77,506.3 पर ट्रेड कर रहा था। इससे कबल कारोबार के दौरान ये गुज़िश्ता सेशन के मुकाबले में 828 पॉइंट्स तक बढ़कर 77,593 की सतह तक पहुंच गया। इस दौरान आईटी शोबे का अशारिया तकरीबन 2.75%, जबकि एफएमसीजी शोबे का अशारिया तकरीबन 1.5% इजाफे के साथ ट्रेड कर रहा था। दिल्ली यूथ कांग्रेस के सदर अक्षय लकड़ा ने कंगना रनावत के जेनजी मुजाहिरीन से मुतल्लिक़ बयान पर सख्त रद्दमल देते हुए कहा कि ये उनकी कम सोच की अक्कासी करता है और नौजवान मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद और नफरत को जवाज़ फराहम करता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कंगना रनावत ख़वातीन को निशाना बना रही और उन्होंने कभी तलबा के मसाइल पर आवाज़ नहीं उठाई। अक्षय लकड़ा ने मज़ीद कहा कि उनका ये बयान बीजेपी से उनकी वाबस्तगी को जाहिर करता है। कंगना रनौत ने दोबारा ये साबित कर दिया कि उनकी मानसिकता कितनी नीच और घटिया है, जब वो टारगेट कर रही हैं, कॉलिंग आउट कर रही हैं फीमेल्स को, प्रोटेस्टर्स को। अपनी जिम्मेवारी पार्लियामेंटेरियन के मुताबिक निभाने के बजाय आज वो बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि उनको किस तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए, सोशल मीडिया पे किस तरीके की पोस्ट करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि वो वायलेंस और हेट्रेड को जस्टिफाई कर रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स फेस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो पुलिस का एक्शन हो या राइट विंग के ट्रोलर्स हो या राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट हो। और ऐसे में जब देश के युवा और स्टूडेंट दिल्ली में इकट्ठा हुए अपनी जिम्मेवारी निभाने के बजाय आज वो नेम कॉल आउट करने में लगी हुई है कंगना रनौत, और एक बार सिंगल बार भी उन्होंने बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाई। वो नीट को
के लीक को जस्टिफाई कर रही है, वो वायलेंस को जस्टिफाई कर रही है, वो हेट्रेड को जस्टिफाई कर रही है। इससे पता लगता है कि वो किस पार्टी से, उनकी सोच किस प्रकार की, और एक महिला होने के नाते कितनी घटिया तरीके की उन्होंने जो टिप्पणी करी है इंस्टाग्राम पर सब बच्चों के बारे में कहा है, ये कड़ी निंदनीय है और कंगना रनौत को अपना बयान वापस लेना चाहिए। तहसीन पूनावाला ने 31 जुलाई को इंडिया गेट से मरकजी वुज़रा हरदीप सिंह पुरी और नितिन गडकरी के दफातर तक गाड़ी मार्च निकालने का ऐलान किया, जिसका अख्ताम पार्लियामेंट के करीब होगा। उन्होंने कहा है कि हम एथेनॉल पॉलिसी के खिलाफ नहीं बल्कि एथेनॉल की लाजमी आमेजिश के खिलाफ हैं। पूनावाला ने मुतालबा किया कि E20 से मुतल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात आवाम के सामने लाई जाएं, आम पेट्रोल की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए और मौजूदा पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। 31 जुलाई को हम कर रहे हैं गाड़ी मार्च, गांधी मार्च। महात्मा गांधी ने नमक के अधिकार के लिए किया था दांडी मार्च, हम पेट्रोल के अधिकार के लिए करेंगे गाड़ी मार्च। मार्च शुरू होगा गाड़ियों के साथ इंडिया गेट से। हम जाएंगे श्री हरदीप पुरी जी और श्री नितिन गडकरी जी के दफ्तर और आवास के बाहर, और वहां से हम जाएंगे पार्लियामेंट के ऊपर, और पार्लियामेंट पे हमारी गाड़ियों को रख के हम अपनी बात रखना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं एक चीज देश को कहना चाहता हूं, हम एथेनॉल पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम मैंडेटरी एथेनॉल ब्लेंडिंग के खिलाफ है, खास करते एथेनॉल 20। तो पहले हमारी मांगे क्या और समाधान क्या है? हम कहते हैं कि जो 80 से 90% गाड़ियां वर्तमान में सड़क पे वो E10 कंप्लायंट है, उनके लिए E10 पेट्रोल आप दीजिए। दूसरा, जो प्लेन पेट्रोल है E0 पेट्रोल, जो वर्तमान में 165 से 170 रुपया प्रति लीटर बिक रहा है, उसके दाम कम कीजिए, उसके दाम 90 रुपया प्रति लीटर कीजिए। तीसरा, एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल पे आप 20% डिस्काउंट दीजिए, यानी कि उसको 78 रुपीज प्रति लीटर कीजिए, 90 रुपीज पे 20% डिस्काउंट। चौथा, एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी की सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। पांचवा, जिन गाड़ियों में कोई समस्या आई है एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण, जो 2023 के पहले की गाड़ियां, एथेनॉल 10 कंप्लायंट गाड़ियां, उनके लिए कोई हल निकालिए। और आखिरी, श्री नितिन गडकरी जी जो लगातार मीडिया को और लोगों को धमकी देते कि एक्शन लेंगे, उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि 15 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल देंगे, वो झूठ था। वो लगातार इस बात का लोगों को थ्रेटन करते कि वो उनके साथ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री नहीं, जो हम जानते थे, लेकिन वो उसके बारे में बात करते थे, क्योंकि ये परसेप्शन था कि एथेनॉल को प्रमोट कर रहे हैं और उनके बच्चे एथेनॉल के बिजनेस में, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की तरक्की से कुछ आलमी ताकतें खुश नहीं और सोशल मीडिया व दीगर इदारों के जरिए मुल्क को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की सरफहरिस्त 5 मईशतों में शामिल है और कुछ ताकतें नहीं चाहती कि हम टॉप 3 में पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ज़ात, इलाकाई और लिसानी बुनियादों पर इख्तलाफात पैदा करने और अदलिया पर सवालात उठाकर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश की जा रही। ये परिवर्तन जो हुआ है, इस परिवर्तन का वाहक एक और भारत है। अब भारत ने जो पिछले 12 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी के साथ उसने उन्हें दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। आज उसी को लेकर के दुनिया के बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत अब बॉटम 3 नहीं बल्कि दुनिया के बॉटम 5 राष्ट्रों में भारत की गिनती हो गई है। यानी टॉप 5 में भारत आ गया है। बॉटम 5 से टॉप 5 की इस यात्रा में भारत ने जो यात्रा तय की है, ये दुनिया के उन देशों को अब अच्छा नहीं लग रहा है जिनको लगता है कि अगले कुछ वर्ष में भारत टॉप 3 में आएगा। टॉप 3 में मतलब अमेरिका, चीन और भारत, 3 देश रहेंगे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है, और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेक अकाउंट बना करके, जातीय समूहों को लड़ा करके, समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करके, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर फिर से विभाजन की उन स्थितियों को पैदा करने का प्रयास, जो अंततः भारत को कमजोर करेगा। हर एक संस्था को कमजोर करने का प्रयास,
कोई न्यायपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई कार्यपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई विधायिका पे उंगली उठाएगा। इन सबको कमजोर करने के प्रयास होंगे और उन स्थितियों में हमारे अधिवक्ता समुदाय की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। अधिवक्ता समुदाय समाज के एक जागरूक प्रतिनिधि के नाते उनका दायित्व बनता है कि समाज के इस जागरूक प्रतिनिधि के रूप में देश और समाज के हित में जो कुछ होगा वही हम करेंगे। इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। कंगना रनावत के गटर वाले जनरेशन वाले बयान पर रद्दमल देते हुए सीजेपी के तर्जुमान सौरभ दास ने सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि ये अल्फाज किसी जहनी तौर पर मुतवाज़न शख्स के नहीं लगते, उनकी अपनी जमात भी उन्हें संजीदगी से नहीं लेती और वो सिर्फ सीजेपी की लहर पर सवार होने की कोशिश कर रहे। सौरभ दास ने सवाल उठाया कि क्या आप अपने ख़ानदान के किसी नौजवान के लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कंगना रनावत पहले ये शिकायत कर चुकी हैं कि रुकने पार्लियामेंट होने के नाते उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। She doesn't seem. I mean, these words don't seem of a person who's mentally stable, because you wouldn't use this kind of language about the young. Like, if there's a young person in your family who belongs to the Gen Z or Gen Alpha or whatever, would you use such language against them? So I don't know. I mean, Kangana Ranaut, I don't have much to say on her. Her own party members don't take her seriously. There are videos of her from her constituency where she is meeting the people of her constituency and saying that आप लोग तो बहुत काम कराते हो, मुझे तो लगा था कि MP बन के ज़्यादा काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो मुझे रोज़ काम करना पड़ रहा है. So that's the kind of seriousness with which she sees her own work. And that is how she is also treated by her party members. It's fine. I mean, I think, she is trying to ride the CJP wave. Like we said before, anybody who wants to take credit, anybody who wants to take fame from the current movement, they are free to do so, and so is Kangana. दिल्ली में कर्नाटक के वजीर दाखिला प्रियंक खड़गे ने बिल्किस बानो केस के हवाले से बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा है कि प्रहलाद जोशी को वजाहत देनी चाहिए कि उन्होंने इस मुकदमे के मुल्जिमान के हक़ में बयान क्यों दिया। प्रियंक खड़गे ने मजीद कहा कि मोहनदास की ज़ुबान नाकाबिल बर्दाश्त और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे बयानात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। No. I have not said that. Please don't put words into my mouth. I am clear that if there are 20 lakh people roaming around the streets of my state in an uniform with lathis, and you expect the Department of Home to provide you with security, you need to let me know who you are. And once you have, you let me know who you are, and if you are going to do anything illegal, you will have to be treated by the law of the land, as simple as that. पहले तो register करो. I am not going to say it. The Department of Home is not a slave to any organization. The government is not a slave to any organization. कि आप एक information दे दो and will come and be a part of your route marches. Register yourself. Tell us who you are, what you do. जिम्मेदारी लो, accountability दो. Then we will help you. Who is saying no? But you had written a letter to Mohan Bhagwat. Till now there is no such reply. I know they will not also reply. They are cowards. They will not reply. And I know how to get a reply from them. Yeah. Should I discuss that in front of media? I know what to do. I'm the Minister for Home from one of the most progressive states in India. We apply mind and we'll apply the legality of it also. आज तक जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर जैसे अभी केरल के एक मंत्री आरएसएस के नेता ने कहा, उसी तरीके से जो बीजेपी सांसद हैं कंगना रनावत, उन्होंने भी जनजीओं को लेकर खासतौर पर महिलाओं को लेकर एक अभद्र टिप्पणी करी। See, this is the RSS thought process. This is exactly what we are fighting. If this ideology is so good, why aren't BJP's children in RSS? Why are BJP's children not Swayam Sevaks? Why are BJP's children not in Shakas? Why are they not drinking Gaumutras? This is the thought process that we are fighting. And if Mr. Mohan Bhagwat, who has an opinion on India's foreign policy, who has an opinion on the economic activities, who has an opinion on how
लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कीर्ति आजाद ने E20 ईंधन और मुल्क की सड़कों की खस्ता हाली पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल और डीजल से महंगा है, जबकि ईंधन की कीमतों में कमी नहीं आ रही। नितिन गडकरी ने कहा था कि कीमत में 30 रुपए की कमी होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कीर्ति आजाद ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि बदउनवानी अपने उरूज पर है और मुल्क की सड़कों की हालत इंतहाई खराब है। नष्ट कर दिया इन्होंने, देश नष्ट कर दिया। E20 ज्यादा महंगा है पेट्रोल से, और E20 के बाद पेट्रोल डीजल के दाम 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए होने थे। नितिन गडकरी ने कहा था। एक तो सड़कें हैं, वाह वाह, स्पेस टेक्नोलॉजी से देख रहे हैं, सारी सड़कें टूट गई हैं। जो साइड में डिवाइडर है उसके अंदर थर्मोकोल डाल दिए गए हैं। इस सरकार, इस 12 सालों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो जब भारत गुलाम था और भारत जब से आजाद था, इतनी 12 सालों में जितनी भ्रष्टाचार हुआ है, उतना 120 सालों में देश के इतिहास में नहीं हुआ। शर्म की बात है, जितना चंदा चोरी गजनी ने नहीं किया था, उससे कहीं हजारों गुना ये VHP, RSS और बीजेपी वालों ने वहां बैठ करके राम मंदिर में कर दिया है। कीर्तिमान पे कीर्तिमान कर रहे हैं ये लोग। क्या बोलना है इनके बारे में, कुछ कहना ही बेकार है। देश नष्ट हो चुका है, विद्यार्थियों को बर्बाद कर रहे हैं। 100 से ऊपर बच्चे मर गए 12 सालों में आत्महत्या करके, और इनसे केस वापस नहीं लिए जाते ये लोग। ये क्या सरकार चलाएंगे जो केस वापस नहीं ले सकते? अमृतसर से हब एंड स्पोक मॉडल के तहत नई परवाज़ों के आगाज़ पर शहरी हवाबाजी की वजारत के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि ये निज़ाम हवाबाजी के शोबे के लिए एक अहम सहूलत साबित होगा। उन्होंने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई राब्तों को बग़ैर रुकावट के मज़ीद मुयस्सर और आसान बनाता है। उनके मुताबिक इस इक़दाम से मुसाफिरों को बेहतर सफ़री सहूलियात, आसान कनेक्टिविटी और आलमी परवाज़ों तक ज़्यादा मुयस्सर रसाई हासिल होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हब एंड स्पोक एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है हमारे देश के लिए, हमारे एविएशन सिस्टम के लिए। हमारे जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और जहाँ पे हमारी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम लोगों ने कुछ जगह को हमने हब के रूप में हमने आइडेंटिफाई किया है, और बाकी हमारे जो छोटे छोटे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको स्पोक के रूप में हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। आज अगर किसी को बाहर जाना हो, अगर वो दिल्ली हब से जा रहा है, तो क्या होता है कि उसको पहले तो डोमेस्टिक पैसेंजर बन के दिल्ली जाना पड़ता है। हो सकता है कि टर्मिनल चेंज करना पड़े, फिर उसके बाद वो टर्मिनल 3 में आना पड़े, वहाँ पे फिर से एक बार लगेज चेक इन करना पड़ेगा। जितनी भी औपचारिकताएं हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, इमिग्रेशन की, कस्टम्स की, हमारे बाकी चेक इन की, तो उस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। और हो सकता है कि आपकी सुबह में आप दिल्ली गए, आपकी फ़्लाइट देर रात में हो या शाम में हो, तो काफ़ी सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कोई हो सकता है कि ओल्ड कपल हो, हमारे एल्डरली लोग हैं, वो सुबह में जाएंगे, फिर दिल्ली में दिन भर रहेंगे। इन सब चीज़ों का निदान हमने किया है हब एंड स्पोक के माध्यम से। अब हम लोगों ने क्या किया है कि एयरलाइन के साथ टाई अप करके जितने भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं, सब लोग एक साथ दिल्ली जाएंगे। डोमेस्टिक पैसेंजर्स दिल्ली में अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल जाएंगे। जो हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं, वो उनकी सारी जितने भी औपचारिकताएं हैं वो उनके स्पोक पे ही हमारी पूरी कर ली जाएंगी। यहीं पे उनका इमिग्रेशन हो जाएगा, कस्टम्स और बाकी जितने उनका लगेज का चेक इन, सब कुछ यहीं पे उनके स्पोक में ही हो जाएगा। काफ़ी सुविधा हो जाएगी। हाथ का सामान लेके वो जाएंगे वो हब में। वहाँ पे जाने के साथ साथ हम लोगों ने इस तरह से कोऑर्डिनेट किया है एयरलाइन के जरिए कि उनका जो कनेक्टिंग फ्लाइट है विदेश का, वो साथ साथ ही उनको मिल जाए। केवल वो सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाएं और साथ साथ फिर अपने दूसरे विमान, जस्ट चेंज ऑफ फ्लाइट। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से आपके गंतव्य स्थान में, और आने के समय भी यही, तो गंतव्य स्थान से लेके आप विदेश में जाएं और फिर अपने वापस आप गंतव्य स्थान पे वापस आ जाएं। तो इससे बहुत ही। गुजरात के नायब वज़ीर आला हर्ष सिंघवी ने कहा कि ग्लासगो में कायम होने वाला अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए
भारत के विजन, सकाफत और जदीद बुनियादी ढांचे की झलक पेश करेगा। उन्होंने तमाम खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि 2030 गेम्स की तैयारी के सिलसिले में तरबियती और सिफारती इजलासों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही, जबकि वो खुद भी मुशाहिदाती इजलासों में शिरकत करेंगे। हर्ष सिंघवी के मुताबिक इस मरकज़ में भारतीय सकाफत, रिवायती खानों और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को पेश किया जाएगा ताकि दुनिया भर के खिलाड़ी और मेहमान भारतीय तहजीब से करीब से वाकिफ हो सकें। देश के युवा खिलाड़ियों को मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स वो अहमदाबाद मेज़बानी करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज ग्लासगो में ख़ास तौर पे हमारी पूरी टीम पिछले कई दिनों से यहाँ पे बैक ऑफिस मैनेजमेंट से लेके गेम डिलीवरी प्लानिंग तक की सभी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं। उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की बात हो या ऑर्गेनाइजिंग कंट्री के तौर पे 2030 में हम अच्छे से अच्छी स्पोर्ट्स डिलीवरी कैसे कर पाए, उसके लिए ग्लासगो में आने वाली 2 तारीख तक ट्रेनिंग सेशन से लेके डिप्लोमेसी सेशंस और ख़ास तौर पे स्कॉटलैंड इंडिया बिजनेस समिट भी जो हो रहा है उसमें भी हम लोग एक बड़ा डेलीगेशन लेके यहाँ आए हैं। हमारी टीम स्पोर्ट्स वेन्यू, पार्किंग फैसिलिटी, एक्रेडिशन, स्पोर्ट्स डिलीवरी, गेम डिलीवरी, हाउसिंग एवं स्पोर्ट्स रिलेटेड सभी नॉर्म्स और गेम डिलीवरी तक की पूरे प्लानिंग के लिए यहाँ पे आने वाले दिनों में भाग लेगी। उसी के साथ साथ मैं कई गेम्स को ख़ास तौर पे कॉमनवेल्थ की कमेटी के साथ ऑब्जर्वेशन सेशंस जो है उसमें भी जाने वाला हूँ और 2 तारीख के जो कार्यक्रम है जिसमें भारत को ऑफिशियल होस्ट के तौर पे लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बहस के दौरान AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि इम्तिहानी सवालात का AI पर मबनी सवाली बैंक तैयार किया जाए जिसमें इंसानी मदाखलत ना हो ताकि पर्चा लीक होने के इम्कानात कम किए जा सकें। उन्होंने कहा कि अगर लोग एहतजाज के जरिए नताइज हासिल करने पर यकीन करने लगेंगे तो ये इंतशार की कैफियत होगी और फिर पार्लियामेंट पर आवाम का एतमाद भी कम हो जाएगा। ओवैसी ने शफाफ और महफूज इम्तिहानी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। मेरी आपसे ये बोलना ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, हाई लेवल कमेटी क्या है, पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। मैडम, द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीक्स फ्रॉम 2002 to 2025 with a candidate count about 1 lakh in each is 45. The number of cases that led to conviction abysmal low। सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है मैडम। NTA क्या है? NTA पर RTI नहीं लगता है मैडम। NTA एक सोसाइटी है, ना कैबिनेट ऑर्डिनेंस से बनाया गया ना कानून से बना। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूं कि नीट का अंडर एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया? इसका सवाल जवाब दें। ये डॉक्टर सरदाना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है? पुणे लिंक क्या है? ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है बगैर टेंडर के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GFR-CBC रूल्स हैं। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि AI का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और NTA का चेयरमैन, DG, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस IS क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने फायर नहीं लिया, नीट UGC नीट का CBSE में दीपक ठाकुर ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम
ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनआरकी में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम, नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम, जो नौजवानों को यहाँ पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं मैडम। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।